हेलो एवरीवन। हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो पहला लेक्चर है उसका अध्ययन किया था अभी पिछली वीडियो में। अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 51 से 100 तक क्वेश्चन है जो उनका अध्ययन करेंगे। जिसने पार्ट नहीं देखा है वो जरूर देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान या किसी अन्य मार्क का परीक्षण किस प्रकार की साक्ष्य के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दस्तावेजी साक्ष्य यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी धारा किसी व्यक्ति को उसके अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने से सुरक्षा प्रदान करती है। तो धारा 132 एविडेंस एक्ट की धारा 132। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत न्यायालय किन मामलों में अन्य साक्ष्य के सबूतों पर भरोसा कर सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है जब परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रासंगिक हो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मृतक घोषणा को मान्यता क्यों दी गई है। क्योंकि मृत्यु से पहले का बयान विश्वसनीय माना जाता है। जब भी कोई व्यक्ति मरने वाला होता है और कोई बयान करके जाता है, कुछ बोल के जाता है, तो उसे विश्वसनीय यानी सच माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सी धारा अभियुक्त के विरुद्ध सह आरोपी के स्वीकारोक्ति का सबूत देने की अनुमति देती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, धारा 30। अगला प्रश्न, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार की साक्ष्य वास्तविक साक्ष्य का उदाहरण मानी जाती है। ऑप्शन ए, अपराध स्थल पर पाए गए भौतिक वस्त्र। अगला प्रश्न है, जब गवाह का बयान उसकी अनुमति के बिना रिकॉर्ड किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे अमान्य यानी अमान्य साक्ष्य के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य में प्रमुख अंतर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है परिस्थितिजन्य साक्ष्य केवल संकेत देता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के साक्ष्य को स्वीकृति के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कथित साक्ष्य। अगला प्रश्न है, यदि किसी दस्तावेज के साक्ष्य को साबित करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य अनुपलब्ध हो तो द्वितीयक साक्ष्य किसके तहत दी जा सकती है। जब दस्तावेज गुम हो तब द्वितीय साक्ष्य दी जा सकती है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किस स्थिति में एक गोपनीय संचार को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जब अदालत आदेश दे, व्हेन द कोर्ट्स ऑर्डर। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत बिना किसी संदेह के परे का सिद्धांत किस प्रकार के मामलों में लागू होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपराधिक मामले पर, क्रिमिनल केसेस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की साक्ष्य में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके द्वारा छोड़े गए बयान को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मृतक घोषणा। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अन्वेषण के दौरान प्राप्त जानकारी को कब स्वीकार माना जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, धारा 27 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, खतरा या मजबूरी के कारण दिए गए किसी व्यक्ति के बयान को क्या माना जाता है। अमान्य साक्ष्य। अगला प्रश्न है, एक गवाह के द्वारा दिए गए बयान को अगर न्यायालय में तत्काल रूप से चुनौती दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। उसे खंडित साक्ष्य कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किस प्रकार की साक्ष्य को स्वयं साक्ष्य कहा जाता है यानी सेल्फ एविडेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रत्यक्ष साक्ष्य, डायरेक्ट एविडेंस। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसी आपराधिक मामले में सह आरोपी द्वारा किया गया स्वीकृति किस धारा के तहत सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
धारा 30, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी अपराध की जांच के दौरान जब पुलिस द्वारा दी गई जानकारी को साक्ष्य के रूप में माना जाता है तो इसे किस प्रकार के साक्ष्य के अंतर्गत माना जाता है? वास्तविक साक्ष्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, रियल एविडेंस। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत एक व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने से रोकने की व्यवस्था दी गई है? धारा 132, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कब एक न्यायालय किसी तथ्य का न्यायिक ज्ञान ले सकता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जब तथ्य सार्वभौमिक रूप से ज्ञात हो। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रतिरक्षा साक्ष्य का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गवाह का समर्थन करना, सपोर्टिंग द विटनेस। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पति पत्नी के बीच हुए गोपनीय संचार को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? धारा 122, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक अभियुक्त द्वारा दी गई ऐसी स्वीकृति जो किसी अन्य आरोपी को भी अपराध में शामिल करती है, इसे किस प्रकार के साक्ष्य के अंतर्गत लिया जा सकता है? इसे सह आरोपी का बयान के रूप में। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कब एक गवाह को विरोधाभास से रोका जा सकता है? तो यह कभी नहीं रोका जा सकता है, इट कैन नेवर बी प्रिवेंटेड। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, रेस गेस्टे सिद्धांत के तहत कौन सी साक्ष्य स्वीकार की जाती है? कथित साक्ष्य। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, धारा 27 के अंतर्गत जानकारी कब साक्ष्य मानी जाती है? तो जब यह आरोप को साबित करने में सहायक हो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। किस धारा के तहत न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि साक्ष्य अदालत में मौखिक रूप में प्रस्तुत किए जाएं? तो धारा 60 के अंतर्गत। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कथित साक्ष्य का नियम कब लागू होता है? सामान्यतः अस्वीकार होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पुनरुद्धार क्या होता है? तो जो है विरोधाभासी साक्ष्य प्रस्तुत करना, जिसे पुनरुद्धार कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है। अब देखिए परिस्थितियां। राधिका ने अपने पड़ोसी मोहन के खिलाफ शिकायत की कि उसने उसकी संपत्ति पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया। मोहन ने कहा कि राधिका का यह आरोप गलत है। इस स्थिति में राधिका को किस प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी? तो देखिए मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्य उसे प्रस्तुत करनी होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दूसरा है, राजू ने हत्या के मामले में पुलिस को बताया कि उसने अपने दोस्त समीर को पिछले महीने एक भयानक लड़ाई के दौरान देखा था। समीर, जिसने पुलिस के सामने अपने को निर्दोष बताया, का क्या बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कथित साक्ष्य। इसे कथित साक्ष्य माना जाएगा। अगला प्रश्न है, समीरा ने एक अदालत में कहा कि उसे अपनी दोस्त निशा से एक सप्ताह पहले यह सुनकर डर लगा कि निशा के पति ने धमकी दी थी कि वह समीरा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसे क्या माना जाएगा? इसे कथित साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगली परिस्थिति है, पुलिस ने एक अपराध स्थल से एक खून से सना कपड़ा बरामद किया है जो आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें क्या है? इसे वास्तविक साक्ष्य माना जाएगा, रियल एविडेंस। अगली परिस्थिति है, एक गवाह ने कहा कि उसने एक रात एक व्यक्ति को चुराते हुए देखा, लेकिन वह व्यक्ति यह दावा करता है कि वह वहां नहीं था। इस स्थिति में गवाह के बयान को किस प्रकार के साक्ष्य के रूप में माना जाएगा? तो इसे प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में माना जाएगा, डायरेक्ट एविडेंस के रूप में। ऑप्शन ए इसका सही है। अगली परिस्थिति यह है,
एक महिला ने अदालत में यह साबित करने के लिए दस्तावेज पेश किए कि उसके पति ने उसे तलाक देने के लिए एक नोटिस भेजा था, लेकिन उसके पति ने इस नोटिस को चुनौती दी। इस स्थिति में दस्तावेज की पहचान करने के लिए किस प्रकार की साक्ष्य की आवश्यकता होगी? तो वो है प्राथमिक साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक मामले में अभियोजन पक्ष ने एक चिकित्सा रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि पीड़ित के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। तो इसमें प्रश्न यह है कि इस रिपोर्ट को किस प्रकार की साक्ष्य माना जाएगा? तो इसे दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक गवाह ने अदालत में कहा कि उसने आरोपी को एक चोरी के समय देखा था, लेकिन उसे आरोपी का नाम नहीं पता था। इस स्थिति में गवाह का बयान किस प्रकार की साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा? तो इसे प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में, डायरेक्ट एविडेंस के रूप में लिया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक अभियुक्त ने अपनी स्वीकृति दी कि उसने अपराध किया है, लेकिन उसके वकील का तर्क है कि उसे यह स्वीकृति देने के लिए मजबूर किया गया है। इस स्थिति में अभियुक्त की स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा या नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अस्वीकार किया जाएगा, विल बी रिजेक्टेड। अगला प्रश्न है, अजय ने कहा कि उसके पास एक पुराना चेक है जो उसकी मां ने उसे दिया था। उसकी मां ने चेक को स्वीकार करने से इनकार किया। प्रश्न यह है कि इस स्थिति में अजय को चेक की वैधता साबित करने के लिए किस प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राथमिक साक्ष्य। अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का यह अधिनियम किस विषय पर लागू होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सभी न्यायालयों पर, इन ऑल कोर्ट्स। यह अधिनियम सभी न्यायालयों पर लागू होता है। साक्ष्य की परिभाषा में क्या शामिल है? सभी प्रकार के साक्ष्य, ऑल टाइप्स ऑफ एविडेंस। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, धारा 5, इस धारा के तहत साक्ष्य के लिए कौन सा सिद्धांत निर्धारित किया गया है? तो वो है तत्कालीनता, रिलेवेंस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धारा 6, साक्ष्य के अनुसार कौन सा तथ्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जिसे सीधे प्रमाणित किया गया हो। ऑप्शन ए इसका सही है। धारा 8, आचरण यानी कंडक्ट के संदर्भ में क्या एक व्यक्ति के व्यवहार का साक्ष्य उसके मनोविज्ञान का संकेत हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है यस, यानी हाँ। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, धारा 20, इस धारा के अनुसार जब किसी व्यक्ति का बयान उसके अनुकूल हो तो क्या उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा? हाँ, हमेशा, यस, ऑलवेज। ऑप्शन ए इसका सही है। धारा 27, इस धारा के तहत जब एक अभियुक्त ने जानकारी दी तो वह जानकारी किसके खिलाफ उपयोग की जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है केवल अभियुक्त के खिलाफ, ओनली अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ऑप्शन ए इसका सही है। धारा 32 के अनुसार इस धारा के तहत मृतक के बयान को कब साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? तो ऑप्शन है केवल जब व्यक्ति मृत्यु के निकट हो, ओनली व्हेन द पर्सन इज नियर डेथ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यानी जब कोई व्यक्ति मरने की कगार पर हो, मरने वाला ही हो। धारा 113 ए, इस धारा में आत्महत्या के मामले में किस प्रकार की साक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है? तो मृतक के पिछले आचरण को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अंतिम प्रश्न है, धारा 134, इस धारा के तहत किस प्रकार की साक्ष्य का बोझ किस पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अभियोजन पक्ष पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सूरज ने अपनी एक दोस्त को यह कहते हुए देखा कि उसने एक बैंक की लूट की थी। दोस्त ने यह बयान दिया कि सूरज ने यह सब गलत समझा। इस स्थिति में सूरज का बयान किस प्रकार की साक्ष्य माना जाएगा? तो इसे प्रत्यक्ष साक्ष्य माना जाएगा, डायरेक्ट एविडेंस माना जाएगा अगर उसने देखा है तो। अगला है, अंकित ने अदालत में कहा कि
उसने पंकज को एक कार की चोरी करते हुए देखा, लेकिन उसके पास इस घटना का कोई वीडियो या फोटो सबूत नहीं है। अंकित का बयान किस प्रकार का साक्ष्य है? तो इसे केवल मौखिक साक्ष्य